हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो केमिस्ट्री में आज अपना पहला चैप्टर जो स्टार्ट होगा, बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमें 3 पोर्शन पढ़ना पड़ता है। एक है अपना फिज़िकल केमिस्ट्री, दूसरा है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा पोर्शन है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे चल कर के बीएससी लेवल पे चीज़ें और बढ़ती हैं तो वहाँ एक आ जाता है अपना मटेरियल केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक का पार्ट बनता है। उसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री बाइफरकेट होकर के एक और पार्ट में टूट जाती है जिसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब क्लब हो जाती है तब उसके लिए एक और नई केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो ये सब एडवांस लेवल की बात है। अपने लेवल पे मैं सिर्फ क्या करना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, बेसिकली इसी 3 पार्ट में केमिस्ट्री को किया जाएगा डिवाइड। क्लियर? तो कुछ चैप्टर्स अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, कुछ हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो हम लोग जो केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 11th का बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं, है ना। ठीक, तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी चैप्टर्स को ख़त्म करने का। मैक्सिमम 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम अपने पास है नहीं, मैक्सिमम 2 वीक्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने चैप्टर्स ख़त्म हो। मैक्सिमम, मिनिमम हो सकता है कि छोटा चैप्टर होगा तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, है ना। हमें 7 के 7 दिन पढ़ना है। पहली बात पहले ही क्लियर कि 7 दिन हमें पढ़ना है विथ टेस्ट। संडे को टेस्ट होगा, वो अलग मुद्दा है। ऐसा नहीं कि उस दिन टेस्ट हो रहा है तो हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिला, टाइम है नहीं, टाइम बेसिकली अपने पास है ही नहीं। तो जो हमें करना है इतने दिनों में ही करना है कि 7 दिन पढ़ना भी है और टेस्ट भी करना है और डेली के डेली रिविजन करना है। आपका ये अपना काम होगा कि डेली के डेली रिवीजन करना है। कल से, जैसे आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, आज के लेक्चर से रिलेटेड 10, 15, 5 जितने भी सवाल हो वो डीपीटी के तौर पे आपको डेली के डेली मिल जाएंगे, है ना। रिटन क्वेश्चंस दे देंगे हम आपको डेली क्लास के बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिससे कल का लेक्चर रिवाइज हो जाएगा, है ना। आप घर जाकर के रिवाइज करोगे और अगर टेस्ट दे दिया हमने तो कल के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। उस पर 10 क्वेश्चन भी कर लिया तो इनफ है। अगर हमने एक दिन में 2-3 टॉपिक पढ़ा और एक टॉपिक पे 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी कर लिया तो मोर देन इनफ है। क्लियर? तो ऐसे डेली का डेली अपना रिवीजन चलता रहेगा। तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक दिन हम बैठे और पूरा चैप्टर लेकर के 50 पेज का पढ़ें। डेली रिवीजन करना है ताकि नेक्स्ट वीक में जब भी आपका टेस्ट हो रहा है 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद, तो स्मूथली हम टेस्ट को हैंडल कर सकें। क्लियर? अभी से माइंड मेकअप करना है, टेस्ट के लिए अलग से कोई टाइम की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपना रिवीजन डेली रखना है, ठीक है। तो अपना जो सिलेबस है वो क्लास 11th का हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। जो रिपीटर्स हैं उनके लिए क्लास 11th का, या जो भी बच्चे 12th में होंगे उनके लिए क्लास 11th का रिवीजन है ये बेसिकली, ठीक है। क्लियर? 11th चलता रहेगा। फरवरी में अपना नया बैच स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से। क्लियर? तो उसमें हम लोग 11th और 12th के कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग 3 महीने में उसको भी निपटाएंगे। क्लियर है? उसके अलावा जो भी आपका पोर्शन 12th का बच रहा है, 12th की फर्स्ट बुक ही तो बचेगी ओवरऑल। 11th का कंप्लीट यहां से हो गया, ऑर्गेनिक वाले में 12th की सेकंड बुक हो गई, तो बचा क्या? 12th की फर्स्ट बुक, है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल अपने पास है नहीं, तो उसको अगर हम लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे, अगर अपने पास टाइम मिला तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। कमिटमेंट सिर्फ इसका है, ठीक। वो एक एक्स्ट्रा बैचेस जब स्टार्ट होंगे तो उसमें आपको साथ साथ अलग चीज़ें पढ़नी है। वो आपका डेडिकेशन होगा, है ना, कि अगर आपके अंदर पैशन दिखेगा, हमें दिख जाएगा कि साहब आप रिजल्ट दे सकते हो, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बट फोकस अभी किस पे करना है? 11th के रिवीजन पे। यहाँ के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को, एक एक चैप्टर को समझना है। क्लियर? चाहे जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, हर चैप्टर से अब एक ट्रेंड बन गया कि एक सवाल तो है ही। तो अगर आपने 14 चैप्टर पढ़ लिए तो 14 सवाल तो मिनिमम है। क्लियर है? तो ये करना है हमें, ठीक। तो चलो, तो आज हम लोग 11th का अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो अपना सीक्वेंस होगा। सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, है ना। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको मोल 1 भी बोलते हैं, है ना। और मोल 2 बोलते हैं इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को। तो इक्विवेलेंट और रिडॉक्स मिला करके एक बात होगी, तो हम लोग दूसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे दैट विल बी रिडॉक्स, है ना। जो अपना पैटर्न होगा, मोल और मोल से रिलेटेड चैप्टर्स इकट्ठे। अगर हम लोग पूरा 11th 12th मिला के पढ़ते इसी बैच में, तो फिर हम लोग मोल के साथ रिडॉक्स के साथ इक्विलिब्रियम के साथ सॉल्यूशन के साथ काइनेटिक्स के साथ इलेक्ट्रो, ये सब मिला देते हैं, क्योंकि सब मोल का ही एप्लीकेशन है ना। तो अपने पास सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स तो नहीं है, बट रिडॉक्स है। उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 4 टॉपिक
पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? इसी सीक्वेंस में, हालांकि दोनों मिला करके इक्विलिब्रियम है, ये चैप्टर है पूरा। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, देन रिडॉक्स रिएक्शंस, देन केमिकल इक्विलिब्रियम, देन आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग एंट्री करेंगे किसमें? गैसियस स्टेट में। ठीक, गैसियस स्टेट के बाद हम लोग जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो ये आपका प्योर फिजिकल के चैप्टर्स हो जाएंगे 11th के कंप्लीट। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे कहां? पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल में जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको इस्तेमाल करेंगे कहां? केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। और केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ लिया तो यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक बेस बनेगा और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनेगा। तो अच्छी खासी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, एक पोर्शन होता है प्रॉपर्टीज फिजिकल वाली, है ना, एक पोर्शन होता है प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएक्शंस के। तो रिएक्शन को हटा करके जो बाकी कॉन्सेप्ट्स है, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट है, बैक बॉन्डिंग है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट है ना, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, क्लियर, एटॉमिक साइज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, ये सारी चीजें इकट्ठे इस पे एक टाइप का सवाल आता है। दूसरा कि साहब KMnO4 का रिएक्शन दे देगा, K2Cr2O7 का रिएक्शन दे दिया, नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस दे दिए, वो एक रिएक्शन का पार्ट बचता है। तीसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इस 3 टाइप के सवाल आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसका 3 टाइप में से एक टाइप तो यहीं से कवर हो जाएगा आपका। ये दोनों चैप्टर मिला करके ही एक टाइप आपका हो जाएगा क्या? कंप्लीट। तो अगर आपने ये दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, इसका मतलब S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक के अच्छे खासे क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक, तो ये है अपना सिलेबस ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसी के बाद कौन सा बोलो? S ब्लॉक है ना, फिर अपना P ब्लॉक 11th वाला। ठीक, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो स्टार्टअप होगा। क्लियर? ठीक, तो ये होगा अपना एक सीक्वेंस। ठीक, इसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे पढ़ाई। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो आप लोग सब क्या रिपीटर है या शुरुआत? अच्छा, आपका तो शुरुआत है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से ही हम लोग बात करेंगे, घबराने की बात नहीं। आपका क्या नाम है? सोहेब। अच्छा सोहेब, तुम ही हो, तो तुम तो पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, चलो चलो तो स्टार्ट लेते हैं। लिखो, हेडिंग डालो, मोल कॉन्सेप्ट। अपना हेडिंग होगा मोल कॉन्सेप्ट। अपना पहला चैप्टर स्टार्ट है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसमें स्टार्टअप तो लेंगे हम लोग मोल से ही, है ना, लेकिन मोल पे पहुंचने से पहले कुछ बेसिक चीजें, जैसे आप 9th-10th में ही पढ़ते हो तो ये क्लियर है कि आप लोगों को ये सब चीजें आती होंगी, है ना, मैं फिर भी लिख दे रहा हूं। लाइक एलिमेंट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से। कंपाउंड क्या होता है, इससे भी पहले एक चीज लिखा जाए तो बोले मैटर क्या होता है ना। यहीं से तो केमिस्ट्री स्टार्ट होती है जिंदगी में पहली बार 9th क्लास में। कहां से स्टार्ट होता है? मैटर। तो एकदम उन्हें वही छेड़ा, मैटर। फिर उसको आप बांट देते हो एलिमेंट में, कंपाउंड में और क्या, मिक्सचर में, है ना। फिर एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट 2 टाइप का, एक को बोलते हैं एटम, दूसरे को बोलते हैं मॉलिक्यूल, है ना। क्लियर है? कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, अकेला कोई एग्जिस्टेंस उसका नहीं है। अब अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें तो ये फर्दर अलग अलग टाइप से कैटेगराइज होता है। क्या मतलब? एक बात होगी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, कितने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब क्या, जैसे O2 बोल दें, O3 बोल दें, N2 बोल दें, ये सब तो एक ही टाइप के एलिमेंट्स के एटम से जुड़ा हुआ जो एक मैक्रो सिस्टम है उसको बोलेंगे होमो, एक जैसा एटम से बना हुआ। क्लियर? ठीक, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज कॉल्ड एलिमेंट। प्योर है? क्लियर है ना, है ना। कर देंगे बात इस पे अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो। ठीक, उसी टाइप से हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या? अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जब
जुड़ करके एक बड़ा सा पार्टिकल बनाएंगे। क्लियर? जैसे अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ गया तो बोलेंगे HCl, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया तो बना दिया मान लो H2O, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गया तो बन गया NH3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? ठीक। उसी तरीके से इसी मॉलिक्यूल को फर्दर कैटेगराइज करते हैं किस बेसिस पे? नंबर ऑफ एटम्स की बेसिस पे। तब बोलते हैं मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई टेट्रा, तो इकट्ठे इसको बोल दे रहे पॉली एटॉमिक, है कि नहीं? क्लियर है? इस सब टाइप की बात क्यों करेंगे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा बोलो? उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी, इसको क्या बोलेंगे? उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। एक बात होगा एटॉमिसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, दूसरी बात हुई प्योरिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ठीक। अब अगर अपना एटम है तो एटम से रिलेटेड एक टर्म होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता? एटॉमिक नंबर। एक टर्म होता मास नंबर, एक टर्म होता एटॉमिक मास, है ना? ये सब टर्म। उसी तरीके से मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल से रिलेटेड मॉलिक्यूलर मास, है कि नहीं? क्लियर? एक चीज होती है वैलेंसी, है ना? एक चीज होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है कि नहीं? ये सब बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो हम लोग 9th 10th में ही पढ़ लेते हैं। तो इसमें से आपको कहां कहां दुविधा है वो बता दीजिए तो मैं उसको एक बार रिकैप कर दूं, और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिए। एलिमेंट, एलिमेंट बोल रहे हैं क्या? ये जो मैटर है अपना, इस मैटर का फॉर्म बोलते हैं। पहले हम लोग बोलते हैं मैटर ही क्या है। पहले तो सर मैटर ही समझा दीजिए कि मैटर अपने आप में क्या है। तो क्या बोलते हैं? मैटर किसको बोलेंगे? तो मैटर कहेंगे कि कोई भी सब्सटेंस दुनिया में सिंपली जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है वो मैटर है ना? जिसको महसूस करते हैं, महसूस का मतलब छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, है ना? उसके साथ इंटरैक्शन है, दैट इज कॉल्ड मैटर। क्लियर है? क्या वो हवा हो, पानी हो, आग हो, कुछ भी हो, वो सब क्या है? उसमें क्या है? मैटर है। क्लियर? कोई भी चीज, सिंपल बात, बहुत ज्यादा उसकी बाल की खाल नहीं निकालेंगे, ये डेफिनेशन वो डेफिनेशन, सिंपल बात। जो आपके चारों तरफ है वो क्या है? मैटर। अब उसकी बात नहीं करेंगे कि फीलिंग क्या है और लाइट क्या हो, फलना क्या, ढिमका क्या, इतना नहीं, रिसर्च नहीं। क्लियर? सिंपल मैटर। अब बोले कि ये मैटर, सब कुछ जब मैटर ही है तो मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो इसमें आपने नाम दिया दो टाइप का, है ना? तो एक नाम हुआ फिजिकल। कैसा नाम हुआ? कैसा क्लासिफिकेशन? फिजिकल। और दूसरा कैसा क्लासिफिकेशन हुआ? केमिकल। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? तो ये बेसिस चुना आपने फिजिकल स्टेट। क्या? फिजिकल स्टेट या फिजिकल अपीयरेंस। क्लियर है? तो इस बेसिस पे हम लोगों ने बोला, एक को नाम दिया सॉलिड, क्या नाम दिया? दूसरे को नाम दिया लिक्विड, है ना? और तीसरे को नाम दिया बेसिकली गैस, है ना? इसके अलावा प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन की बातें नहीं करेंगे। क्लियर है? अपना यही 3 स्टेट है मेनली, और ये तीनों के ऊपर ही चैप्टर है अपना। क्लियर है? अब सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, ये हम जानते हैं। क्लियर है? क्या फर्क होता है इन सब में, ये भी हम जानते हैं। ठीक। कैसे एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये भी जानते हैं। क्लियर? ठीक है। अब आई बात कि अगर केमिकल क्लासिफिकेशन करें, क्या मतलब है केमिकल का? तो जैसे फिजिकल किस बेसिस पे हुआ? फिजिकल स्टेट की बेसिस पे। तो केमिकल किस बेसिस पे होगा? तो ये आएगा प्योरिटी की बेसिस पे। किस बेसिस पे? प्योरिटी। अब प्योरिटी में क्या बात करेंगे? तो प्योरिटी में बात करेंगे कि एक ही टाइप का या अलग अलग। क्लियर है? एक ही टाइप का या अलग अलग। तो अगर हम बेसिकली प्योर की बात करें तो बोलेंगे दो टाइप, एक बोलेंगे प्योर, एक को क्या बोलेंगे? प्योर मैटर, दूसरे को क्या बोलेंगे? इम्प्योर मैटर, है ना? क्लियर? तो इम्प्योर बोलते हैं उसका एग्जांपल क्या? मिक्सचर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर। मिक्सचर क्या? मिला दिया सब कुछ आपने, तो जाहिर सी बात इम्प्योर तो है ही। क्लियर? प्योर की बात करेंगे तो प्योर में दो बात आएगा, एक आएगा एलिमेंट, क्या आएगा? और दूसरा आएगा कंपाउंड। दूसरा क्या आएगा? नो डाउट इन दोनों को ही हम लोग 9th क्लास में एनसीईआरटी में प्योर बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन इन दोनों में भी अगर आप अल्ट्रा प्योर बोलोगे, एकदम प्योरेस्ट, तब बोलेंगे दैट इज एलिमेंट। मतलब एलिमेंट में कोई और आपको सिंबल दिखेगा नहीं, एक ही सिंबल दिखेगा, है कि नहीं? जैसे आप O बोल दो अकेला है, O2 बोल दो 2 है, लेकिन दोनों तो O ही है नहीं? S8 बोल दो 8 है, लेकिन 8 हो तो सल्फर ही है, अलग तो कुछ है ही नहीं। क्लियर? लेकिन अगर कंपाउंड बोला तो अब क्या बोला? HCl। क्या बोला? HCl। एक तो हाइड्रोजन, एक तो क्लोरीन, तो दो तो अलग हो गए ना। क्लियर? तो ये अल्ट्रा प्योर नहीं रहा। तो फिर अगर ये सर अलग हो गया तो फिर प्योर ही कैसे रहा?
प्योर ही कैसे रहा? तो हम लोग प्योर किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं कि जिस चीज से हमारा वास्ता पड़ता उस चीज के हर एक ड्रॉप में, कोई भी चीज है, सबसे अल्टीमेट पार्टिकल में जो हम हाथ में लेते हैं, क्लियर, वो अगर अपने पास आया उसमें एक ही टाइप का कंपोजिशन हो। जैसे HCl के हर एक ड्रॉप में HCl जुड़ा हुआ मिलेगा। क्या H अलग Cl अलग कभी आता है? नहीं। पानी में H और O एक साथ जुड़े हुए तो आएंगे। क्या आपने ये घोंट पानी का लिया हाइड्रोजन और ये वाला घोंट पानी का लिया ऑक्सीजन, ऐसा हुआ कभी? क्लियर? नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है वो अपने आप में अंदर में अलग है, अंदर में अलग है, लेकिन जो अपीयरेंस है उसका उस बेसिस पे एज ए होल क्या है? सेम टाइप का। हर एक ड्रॉप में H2O है। एक ड्रॉप के मिली ड्रॉप बना लो H2O है। एक ड्रॉप में करोड़ों हैं, करोड़ों ही H2O हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो चूंकि इकट्ठे वो अपीयर हो रहा है, क्लियर, सब एक जैसा, तो कंपाउंड को भी हम लोग क्या बोल देते हैं? प्योर। तो बोला जाए मॉलिक्यूलर लेवल पे दिस इज प्योर, एटॉमिक लेवल पे तब बोलेंगे इम्प्योर, है ना? क्यों? एटॉमिक लेवल पे ये एटम अलग, ये एटम अलग। लेकिन हम एटॉमिक लेवल की बात थोड़ी करते हैं, हमें जिस चीज से मतलब जो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो HCl का H एग्जिस्ट करता है कि Cl? बोलेंगे HCl करता है। H और Cl का कोई H अलग है, Cl अलग है, क्लियर है? एग्जिस्ट क्या कर रहा है? HCl, ठीक है। हम क्या लेंगे? मान लो हमने बोतल में रखा था, वो क्या है? ना वो H है ना वो Cl है, वो क्या है? HCl है, क्लियर है? ठीक। तो हमारा जिससे वास्ता पड़ रहा है हम उसकी बात करेंगे। सो दैट इज कंपाउंड एंड कंपाउंड इज प्योर, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? और बोलिए, और किसी में कोई डाउट और कहीं कोई दिक्कत? तो एलिमेंट क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, है ना? जो किससे बना हुआ है? एक ही टाइप ऑफ एटम से, एक ही टाइप ऑफ। अब अलग बात है कि एलिमेंट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो अकेला एटम ही है या तो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है तो एक ही टाइप का एटम उसके अंदर होना जरूरी है। एलिमेंट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एटॉमिक स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में। बट ये जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम एक जैसे होने चाहिए, मतलब दिस मॉलिक्यूल मस्ट बी होमो एटॉमिक, क्योंकि कंपाउंड भी तो मॉलिक्यूल होता है। H2O भी तो मॉलिक्यूल है, बट वो क्या एलिमेंट है? नहीं। फिर वो क्या हो गया? कंपाउंड। क्यों? अलग अलग एलिमेंट के एटम हो उसमें, अलग अलग टाइप के एटम है उसके अंदर, इसीलिए वो क्या बोलेंगे? हेट्रो एटॉमिक है। तो जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है अपना, हेट्रो, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कंपाउंड, दैट इज कंपाउंड, क्लियर है? ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? कंपाउंड। और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? एलिमेंट, क्लियर है? क्लियर? और इस लाइन में कहीं और कहीं कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना हम लोग बाकायदा स्टार्ट करें मोल से। H2 के जो मॉलिक्यूल को मैं एलिमेंट कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जहां भी आपको जो चीज लिख जाए, जो मन में आए लिखने का लिख लो। मान लो आपने लिख दिया O3, आपने लिख दिया H2, आपने लिख दिया S8, आपने लिख दिया P4, ये लिखा है कि नहीं? एक स्लाइट कंफ्यूजन बिगिनर्स को होता है शुरुआत में कि एलिमेंट का मतलब वो अकेला समझते हैं ना। अकेला का मतलब एटम होता है, एलिमेंट का मतलब प्योर होता है, प्योर का मतलब एक जैसा होता है। जैसे हम ग्वाला से दूध लेते हैं तो उसमें अरबों खरबों ड्रॉप है, लेकिन हर ड्रॉप तो मिल्क है ना, क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक। तो इसका मतलब क्या? नो डाउट ये सब बड़े बड़े पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल का हर एक छोटा पार्टिकल तो एटम है ना, और वो सारे एटम ही तो एक जैसे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, क्लियर? एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्म है ये, और यही इसका एटॉमिक फॉर्म है, क्लियर? और बोलिए सर, जैसे कि आपने बताया था HCl की, जैसे हम कोई भी ड्रॉप बताएंगे उसमें HCl है। हाँ। अगर जैसे कोई शुगर सॉल्यूशन है, हाँ, तो उसकी भी एक कोई भी ड्रॉप उठाएंगे तो उसमें शुगर और वाटर, बिल्कुल सही बात है, शुगर और वाटर दोनों है। तो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। हाँ बिल्कुल होमोजेनियस हो गया। तो कंपाउंड, तो नहीं, कंपाउंड कैसे कर देंगे आप उसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं, है ना? धूप में छोड़ दो, पानी उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगा, है कि नहीं? और उस प्लेट को चाट लो तो मीठा लगेगा, ये सर नो, है कि नहीं? लेकिन हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ा हुआ HCl रखा, हम धूप में छोड़ दें तो H अलग Cl अलग हो जाए तो मजा ही अलग हो जाएगा, ये सर नो। और बोलो डन, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, कहां से? मोल से। लिखिए मोल, पहला टर्म स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल। लिखिए पहला पॉइंट, इट इज वन ऑफ द 7 बेसिक यूनिट। इट इज वन ऑफ द 7 बेसिक यूनिट। इट इज वन ऑफ द 7 बेसिक यूनिट। इट इज वन ऑफ द 7 बेसिक यूनिट।
used to measure amount of substances, especially chemical substance. किसको मेजर करने के लिए हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? केमिकल सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मोल. तो मोल क्या है? जैसे फिजिकल सब्सटेंसेस होते है ना, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि साहब एक चीज होता है लेंथ, है ना, होता नहीं होता, ठीक. उसी तरीके से एक होता मास, एक होता डिस्टेंस, डिस्टेंस तो लेंथ में ही आ गया, है ना. एक होता टाइम, है कि नहीं. एक होता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है कि नहीं. ऐसा होता करंट, है ना. एक और चीज बोलते हो सॉलिड एंगल, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना. उसी तरीके से होता है क्या, अमाउंट, ये सब तो होता है. क्लियर है. 7 बेसिक यूनिट है ना क्या, 1 2 3 4 5 6 7, यही है क्या? पक्का. अब जमाना हो गया, हमने 2002 में पढ़ा था, 2001 में पढ़ा था फिजिक्स, तब पढ़ा था. तो खैर, है ना. तो इसमें यही तो 7 बेसिक यूनिट है. इन 7 बेसिक यूनिट में ये एक चीज है ना, मतलब यूनिट नहीं है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है. दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना. तो इसकी फर्दर आपने यूनिट लिखी. क्लियर. तो इन्हीं के यूनिट्स में से एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी एक यूनिट लिखा आपने मोल. क्या लिखा आपने? तो ये चीज क्या है? यूनिट. और ये क्या उसका? फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर. तो ये फिजिकल क्वांटिटी अपनी क्या है? अमाउंट. अमाउंट को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? मोल. क्लियर है. अच्छा, जैसे ही वर्ड हमने बोला अमाउंट, हमने जैसे ही बोला अमाउंट, तो हम डेली लाइफ में अमाउंट को कैसे समझते हैं? अमाउंट का मतलब क्या? कितना. सिंपली मैग्नीट्यूड. क्लियर है. जैसे बाजार गए, कोई चीज खरीदना है तो हम बोलेंगे या तो लीटर में, या तो किलो में, या तो नंबर में, ऐसे ही बोलते हैं, या तो मीटर में, है कि नहीं. तार ले लोगे तो इतना मीटर दे दो, है कि नहीं. जमीन ले लोगे तो इतना स्क्वायर फीट दे दो. क्लियर है. कहीं दिल्ली जाना है तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे चले गए, 100 किलोमीटर और है, ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं. दूध लेने जाना है तो 5 लीटर ले लेंगे, पेट्रोल गए तो 2 लीटर दे दो, ऐसे तो बोलते हैं. केले लाना है 2 दर्जन दे दो. क्लियर है. अंगूर खरीदना है 5 किलो दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्लियर. तो हम लोग अमाउंट को किस में एक्सप्रेस करते हैं जनरली? तो या तो बोलते हैं मास के टर्म्स में, या तो बोलते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, या तो बोलते हैं नंबर के टर्म्स में, है ना. इस अमाउंट को काय में एक्सप्रेस करते? या तो मास के टर्म्स में, है ना, या तो वॉल्यूम के टर्म्स में, और या तो नंबर के टर्म्स में. इन 3 टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसको? अपने अमाउंट को. क्लियर है. कोई दिक्कत? जो अपना मोल है ना, उस मोल का भी इन तीनों के साथ रिलेशन है. मोल को इन तीनों में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. इस मोल को हम लोग तीनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर आपको मोल पता है, यू कैन से अबाउट मास ऑफ दैट सब्सटेंस, यू कैन से अबाउट वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, अगर वो गैस है तब. सॉलिड लिक्विड के लिए मोल से वॉल्यूम का लेना देना नहीं. वो अलग बात है कि मोल आपने क्या निकाल दिया? मोल से मास और डेंसिटी दे दिया, तो मास और डेंसिटी का इस्तेमाल करके वॉल्यूम निकाल दिया. दैट इज डिफरेंट थिंग. डायरेक्ट रिलेशनशिप मोल से वॉल्यूम का तब होगा जब गैस दिया गया, है ना. मोल से नंबर, तो वो तो पहले बात हो गई कि दर्जन दे दिया. अब 1 दर्जन जिसका दो ना, अंडा का दो, है ना, या साहब क्या नाम है, केले का दे दो, या तुम किसी भी चीज का दर्जन बता दो तो हम तो नंबर तो बता ही देंगे. यस सर नो. तो नंबर किसी का भी निकाल सकते हैं. मास, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इन सब का निकाल सकते हैं. वॉल्यूम सिर्फ गैस का निकाल सकते हैं. क्लियर. इसका मतलब मोल को इन सब में एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं. किसमें? वॉल्यूम में. किसके लिए? गैस के लिए. क्लियर. मास में किसके लिए? एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, है ना, और आयन के लिए. क्लियर. नंबर कोई भी सब्सटेंस हो, उसका नंबर हम लोग बता सकते हैं अगर 1 मोल पता है. क्लियर. बिल्कुल 9th लेवल पर ही हम लोग पढ़ के बैठे होते हैं एक चीज, क्या? 1 मोल बराबर एक फिक्स नंबर के, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर. कितना नंबर होता भाई साहब उसका? 6.022 इंटू 10 to the power 20
3 है ना, बोलते हैं ना हम लोग कि 1 मोल एक फिक्स नंबर के बराबर है, दैट नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, ऐसे नोटिफाई करते हैं। उसकी वैल्यू बताते हैं 6.022 इंटू 10⁻20, यही ना, क्लियर। उसी तरीके से अगर बोला जाए किसी भी एटम का एक मोल, क्लियर है, 1 मोल एटम, तो भाई साहब जरा उसका मास बता दो। अभी मैंने क्या निकाला, नंबर। बोले उसका मास बता दो, कितना मास होगा, बोलेंगे उसके एटॉमिक मास के बराबर। किसके बराबर, उसके एटॉमिक मास के बराबर। अच्छा, अगर 1 मोल मॉलिक्यूल बन गया तो, अगर 1 मोल मॉलिक्यूल किसी ने पूछ दिया तो तब क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। कोई कंफ्यूजन, क्लियर, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो सकती है या अलग अलग भी वॉल्यूम हो सकती है, डिपेंड करता है किस पे। एक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अगर बोला गया एनटीपी की कंडीशन है, जनरली ये बोला ही जाता है ना, तब इसकी वैल्यू होती 22 लीटर। ठीक है, क्या बोला जाएगा, एनटीपी की कंडीशन है तब क्या बोलेंगे 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। ये कहां से आता है, ये तो पता ही होगा ना, ये पता होगा कहां से आता। एक इक्वेशन लिखते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना, एनआरटी। तो वॉल्यूम कहां से निकालोगे, एनआरटी अपॉन पी, यही ना। इस इक्वेशन से अपना क्या निकलेगा, वॉल्यूम। क्या निकलेगा बोलो, वॉल्यूम। यस और नो, इस इक्वेशन से क्या निकलेगा, वॉल्यूम। एनी डाउट, ठीक है। अगर इससे वॉल्यूम निकलेगा तो जरा देखो क्या बोला हमने, क्या कहा, किसका निकालना है, 1 मोल का। किसका निकालना बेटा, 1 मोल का। तो वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो हमने n की जगह क्या पुट कर दिया, 1 मोल। r की जगह क्या पुट करेंगे, तो r एक गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821, है ना। इसी की वैल्यू होती है 0.083, इसी की वैल्यू होती है 8.314, इसी की वैल्यू होती है 1.98, है ना, क्लियर है, ठीक। तो ये सब क्या है, वैल्यूज हैं अलग अलग यूनिट में। इसका यूनिट क्या होता है, लीटर, एटीएम पर केल्विन पर मोल, है कि नहीं। इसका यूनिट क्या होता है, लीटर, बार पर केल्विन पर मोल। इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन पर मोल, है कि नहीं। इसका क्या होता है, कैलोरी पर केल्विन पर। ये सब अलग अलग यूनिट में वैल्यूज है। जब हम लोग गैसियस स्टेट में आएंगे तो डिटेल में देखेंगे फिर इसको, क्लियर है। बस हम एक इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। हमें निकालना है वॉल्यूम किसका, 1 मोल का। किसमें, लीटर में। किसमें चाहिए, तो यहां लिख दिया ना, किसकी जगह, n की जगह रख दिया 1 मोल, r की जगह चाहिए, ठीक है। अभी हमने r नहीं छुआ, कोई बात नहीं। टेम्परेचर रखना किस में रखोगे, केल्विन में, केल्विन। आपने क्या बोला उसको, एनटीपी। क्या बोला, एनटीपी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर की वैल्यू 1 atm हो, क्लियर। 0 डिग्री का मतलब 273.15 केल्विन बोलो या 273 बोल दो केल्विन, यही ना। तब इस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को बोलते हैं हम लोग एनटीपी, क्लियर। तो हमने एनटीपी चुना है, तो अब टेम्परेचर तो 273 ही लेंगे ना भाई साहब, क्लियर। ये क्या हुआ, केल्विन। अच्छा, प्रेशर क्या ले लियो, अभी बोले हो एनटीपी पे 1 atm, तो नीचे क्या लिखोगे, 1 atm लिख ना दिया, प्रेशर की जगह क्या लिख दिया, 1 atm। अब बोलो तुम यूनिट को देख करके कि कौन सा आर का यूनिट वैल्यू उठाई जाए। यहां है लीटर, यहां है केल्विन, यहां है एटीएम, यहां है मोल। तो लीटर, एटीएम, केल्विन, मोल वाला यूनिट कौन सा है, 0.082, तो पुट कर दो 0.0821, खत्म। यूनिट लीटर, एटीएम पर केल्विन पर, खत्म, है ना। यूनिट से यूनिट उड़ा दो बेटा। तो मोल इनवर्स से तो मोल उड़ गया, केल्विन इनवर्स से केल्विन उड़ गया, एटीएम से तो एटीएम गया, बचा क्या, लीटर, क्लियर। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो एक वैल्यू आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 22.4
लीटर। तो एक बात फिक्स हो गई कि अगर आपने कंडीशन डिफाइन कर दिया एनटीपी का, तो इसका मतलब एनटीपी पे कोई भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। क्लियर? तो इतनी सर्टेनिटीज के साथ अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि अगर हमें मोल पता है, नंबर बता देंगे, मोल पता है, मास बता देंगे, मोल पता है, वॉल्यूम बता देंगे। बोलो यस और नो? क्लियर? यही जो वॉल्यूम है इसको बोलते हैं क्या? नॉर्मल मोलर वॉल्यूम। मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड, ये बिल्कुल 9th 11 की बात चल रही है। सब मिटाएं, जल्दी जल्दी छापो। लिखिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए।